हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो है प्रेपोजिशंस। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन को यूज करा जाए। तो आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशंस को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। आपकी सारी कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इसमें हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से रूल्स होते हैं प्रेपोजिशंस को यूज करने के लिए, कहां पर एट यूज करा जाए, कहां इन, कहां ऑन, ऐसी ही बाकी भी प्रेपोजिशंस को हम कवर करेंगे, उनके रूल समझेंगे। साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देती जाऊंगी और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे फ्रेंड्स जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट आर प्रेपोजिशंस। फिर हम फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर रही हूं, जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस भी पढ़ाऊंगी, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़ेंगे। फिर हम प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और प्रेपोजिशंस ऑफ रिलेशन भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। और आखिरी में फ्रेंड्स मैं ये सारी प्रेपोजिशंस आपको रिवाइज करवाऊंगी एक एक्सरसाइज के थ्रू। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रेपोजिशंस। Preposition is a word which shows relation between noun or pronoun and some other words in a sentence. तो preposition students वो words होते हैं जो relation show करते हैं किन के बीच में, noun या pronoun और जो बाकी words हैं sentence के उनके बीच में relation show करते हैं। Example से समझते हैं इन्हें। The books are in the bag। तो इस sentence में students जो in है वो एक प्रेपोजिशन है। अब अगर सपोज करो मैं ये इन हटा दूं, ठीक है, तो सेंटेंस क्या रह गया? द बुक्स आर द बैग। ये कोई सेंटेंस हुआ क्या? हमें ये समझ में आया कि जो बुक्स हैं वो बैग के अंदर हैं या बैग के बाहर हैं? नहीं ना। जैसे ही मैंने इधर इन लगा दिया हमें समझ में आ गया कि बुक्स जो हैं वो बैग के अंदर हैं। तो ये जो इन है इसने एक रिलेशन शो करा है बुक्स और बैग के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉश द क्लोथ्स विद सोप। तो इस सेंटेंस में जो ये विद है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये विद हटा दूं तो सेंटेंस क्या रह गया? शी वॉश द क्लोथ्स सोप। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने सोप के साथ कपड़े धोए हैं या सोप के बिना कपड़े धोए हैं, ठीक है, पर विद लगाते ही हमें ये समझ में आ गया कि उसने सोप के साथ कपड़े धोए हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रेपोजिशन है विद, इसने रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, रिलेशन शो किया है, ठीक है। तो ये काम होता है प्रेपोजिशंस का। अब हम कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस देखते हैं जो हम सब अगर न्यूज़पेपर या बुक रीड करते हैं तो वो हमें दिखती है, पर हमें पता नहीं होता कि ये प्रेपोजिशंस हैं। कौन सी है ऐसी प्रेपोजिशंस, कॉमन प्रेपोजिशंस? इन, फॉर, एट, फ्रॉम, with, to, after, across, among, before, besides, during, from, inside, near, of, towards, up, with। ये सभी बहुत ही कॉमन प्रेपोजिशंस हैं। ये हम अगर बात भी करते हैं ना, हम जब भी यूज करते हैं इनको। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। Prepositions are classified into following types। तो स्टूडेंट्स prepositions तीन टाइप की होती हैं। Preposition of place, preposition of time and preposition of movement or direction। Let's understand each one of these types one by one। सबसे पहले हम सीखेंगे preposition of place। Prepositions which tell us place or position are called preposition of place। तो ऐसी prepositions जो हमें जगह या उसकी पोजीशन बताती हैं उन्हें कहा जाता है preposition of place। ऐसी कौन सी prepositions होती हैं? at, on, in, above, below, behind, between, under, from। ये सभी preposition of place हैं। ये हमें जगह या पोजीशन बताती हैं। Let's understand this with the help of few examples। We are at the mall।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो ये एट है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि हमें बता रही है कि हम कहाँ हैं, मॉल में हैं। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन जो है ये जो प्रेपोजिशन है ये बता रही है कि बुक जो है वो टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह से द चेन इज इन द ज्वेलरी बॉक्स। जो चेन है वो ज्वेलरी बॉक्स के अंदर है, इन उसके अंदर है, तो ये जो इन है ये भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। स्टूडेंट्स, ये तीनों प्रेपोजिशंस एट, ऑन, इन, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, ये समझ नहीं आता कि कौन सी कहां पे लगाएं। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको ये जितनी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं ये एक एक करके बताती हूँ कि ये कहाँ यूज होती है। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं ले रही हूँ एक बॉक्स और एक बॉल। ठीक है, तो पहली प्रेपोजिशन है इन द बॉक्स। इन जो है ये हमें बता रही है कि ये जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, इन द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस देखते हैं, ऑन द बॉक्स। अब ये जो ऑन इधर लग गया है तो ये बता रहा है कि जो वो बॉल है वो बॉल बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। अब ये भी याद रखिए जब हमने ऑन यूज किया तो यानी वो जो बॉल है वो बॉक्स को टच कर रही है, बिल्कुल उसके ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, अंडर द बॉक्स। अब यहाँ पे जो ये बॉल है वो बॉक्स के नीचे है, उसके नीचे टच भी कर रही है वो बॉक्स को, तो ऐसी जगहों पे हम अंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट टू द बॉक्स, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है नेक्स्ट टू। इसका मतलब है कि ये जो बॉल है वो बॉक्स के पास रखी हुई है। जैसे कि हम बोलते हैं यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड के बिल्कुल पास में बैठे हो, उसके साथ बैठे हो, तो नेक्स्ट टू वहां यूज होता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिहाइंड द बॉक्स, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है बिहाइंड, जिसका मतलब होता है पीछे, तो ये जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है। फिर है इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो प्रेपोजिशन क्या हुई, इन फ्रंट ऑफ। या इसका मतलब हुआ कि जो वो बॉल है वो बॉक्स के आगे है, इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे है। फिर हमारे पास है बिटवीन द बॉक्सेस, बिटवीन यानी बीच में। अब बिटवीन यूज करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, उनके बीच में बॉल। अबव द बॉक्स, यहाँ पे प्रेपोजिशन है अबव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो बॉल है, देख रहे हैं आप बॉल को, ये बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है, ये वर्टिकली बॉक्स के ऊपर है पर बॉक्स को टच नहीं कर रही। तो ये फर्क होता है स्टूडेंट्स अबव और ऑन में। यहाँ पे ऑन में मैंने आपको बताया कि जो बॉल है वो बॉक्स को टच कर रही है, उसके ऊपर है और टच कर रही है, पर अबव का मतलब है कि वो बॉक्स के ऊपर है, वर्टिकली ऊपर है, पर बॉक्स को टच नहीं कर रही। अब अगली प्रेपोजिशन देखते हैं, वो है बिलो द बॉक्स। तो इसको देखिए इमेज को, यहाँ पे जो ये बॉल है वो बॉक्स के नीचे है, बिलो यानी नीचे। पर फिर से ये बात समझनी जरूरी है कि बिलो का मतलब है कि वो चीज नीचे तो है पर वो टच नहीं कर रही दूसरी चीज को। देखिए गैप है दोनों के बीच में, ये टच नहीं कर रही। वर्टिकली नीचे है बॉल बॉक्स के पर उसको टच नहीं कर रही, तो यही डिफरेंस है बिलो और अंडर में। ठीक है, अंडर में बॉल टच कर रही है बॉक्स को पर बिलो में ऐसा नहीं है। अगली प्रेपोजिशन है फार फ्रॉम द बॉक्स। इसका मतलब है फार यानी दूर, तो यानी फार फ्रॉम द बॉक्स यानी जो बॉल है वो बॉक्स से दूर है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है, यही मतलब है इसका। तो अमंग द बॉक्सेस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेपोजिशन है अमंग। तो अमंग हम जब यूज करेंगे जब वो जो चीज है वो एक से दो से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्सेस देखिए, ये बॉक्सेस कितने हैं, ये बॉक्सेस 4 हैं और बॉल उन बॉक्सेस के बीच में है। तो देखिए बिटवीन द बॉक्सेस और अमंग द बॉक्सेस में यही फर्क है। बिटवीन द बॉक्सेस हम दो चीजों के लिए यूज करेंगे, ऊपर देखिए इधर
यहाँ पे 2 बॉक्सेस थे। जब मैंने बिटवीन बोला तो इसका मतलब है कि 2 बॉक्स हैं और उसके बीच में एक बॉल है, पर यहाँ पे 2 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, इसलिए हमने अमंग यूज किया है। तो ये मैंने आपको समझाया है इधर कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो होती हैं उन सभी प्रेपोजिशंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको समझा रही हूं एट, इन और ऑन। ये जो तीनों प्रेपोजिशंस हैं इनमें डाउट होता है बहुत से स्टूडेंट्स को, पर एक बात याद रखिए कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ आएंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। तो इन पे खूब प्रैक्टिस करनी है प्रेपोजिशंस पे आपको। इन जनरल वी यूज एट फॉर अ पॉइंट। तो जो ये एट प्रेपोजिशन है ये हम यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर करना है। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो पॉइंट एग्जैक्ट एड्रेस हो सकता है, स्पेसिफिक लोकेशंस हो सकती हैं। एग्जैक्ट एड्रेस जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूं, आई लिव इन मुंबई एट 26 सिटीजन अपार्टमेंट वडोदरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेपोजिशन मैंने सबसे यहाँ पे यूज करी है एट। क्यों यूज करी एट? क्योंकि मैं एग्जैक्ट एड्रेस को रेफर कर रही हूँ, जो एक पॉइंट है, एग्जैक्ट एड्रेस को पॉइंट कर रही हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ इस एड्रेस पर। ठीक है, ऐसे ही स्पेसिफिक लोकेशन अगर कोई है, जैसे कि बस स्टॉप हो गया, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे हमने एट प्रेपोजिशन यूज करी है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोकेशन जैसे कि बस स्टॉप। नाउ नेक्स्ट है इन। इन हम यूज करते हैं फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस, जैसे कि रूम के लिए, आई एम इन अ रूम। तो रूम क्या है? एक एनक्लोज्ड स्पेस है। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉक्स क्या है? एक एनक्लोज्ड स्पेस है, तो वहां हमने यूज किया इन। और इन यूज होता है व्हेन वी आर रेफरिंग टू लार्ज सिटीज, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पेरिस। हम जब इन सब के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इन लिखते हैं, हम बोलते हैं आई लिव इन मुंबई। ऐसे नहीं बोलेंगे आई लिव एट मुंबई, नहीं, वो गलत है। ठीक है, अब तीसरी प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू रेफर टू अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक किस पे है? टेबल पर है, तो सरफेस रेफर करी है, टेबल की सरफेस को हम रेफर कर रहे हैं कि बुक टेबल पर है। नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स फॉर एट, इन एंड ऑन। अब एट मैंने बताया कि पॉइंट को जब हम रेफर करते हैं, तो जैसे कि एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड्स, एट द फ्रंट डेस्क। तो यहाँ पे ये सभी क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, तो जब हमने यूज करा है एट। अब इन मैंने बताया आपको एनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज करते हैं और लार्ज सिटीज के लिए। देखिए एग्जांपल्स, इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माय पॉकेट, इन माय वॉलेट, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार। अब नेक्स्ट ऑन हम रेफर करते हैं सरफेस के लिए, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन अ पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे को यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स में दिखा रहे हैं। हम एट कहां और यूज करते हैं? एट होम, एट वर्क, एट स्कूल। अब मैं ये स्कूल वाला आपको ये और समझाना चाहूंगी। अब सपोज करो आप कह रहे हो आई एम एट स्कूल, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आप अभी फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट हो, स्कूल के अंदर हो आप, जब आपने ये बोला। अगर आप बोले आई एम इन स्कूल, एट की जगह अगर आपने इन यूज करा, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल गोइंग किड हो, आप स्कूल जाते हो, पर ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम आप स्कूल के अंदर हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एट स्कूल और इन स्कूल में। इसी तरह से एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। ठीक है, तो ये सब एक जैसे होते हैं।
एट द टॉप, एट द बॉटम। तो ये और एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जहां पे हम एट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इन मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं जब हम रेफर कर रहे हो किसी एनक्लोज्ड स्पेस को या कोई लार्ज सिटी ऐसे, सही है। तो इधर हमने इन देखे कहां कहां यूज किया है, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ बोट, इन अ लिफ्ट, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई। तो इन तो यूज करना काफी आसान है, हम जल्दी से इन यूज कर लेते हैं। पर अब बात बनती है कि हम इन यूज करें या ऑन यूज करें, स्पेशली इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या मैं इन अ कार बोलूं या ऑन अ कार बोलूं? ठीक है, तो अब ऑन के एग्जांपल्स देखिए। ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप। तो स्टूडेंट्स, ऑन हम यूज करते हैं उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जिन्हें हमें बोर्ड करना पड़ता है। देखिए ये बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, इन सबको हमें बोर्ड करना पड़ता है, इसलिए हम उनके आगे ऑन लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप कभी भी इन अ बस नहीं बोलेंगे या ऑन अ कार नहीं बोलेंगे, वो टोटली रॉन्ग है। अब और एग्जांपल्स बताती हूँ ऑन के। ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक। अब ये जो बाइसिकल है, मोटर बाइक है, इनके ऊपर आपको बैठना पड़ता है। ये कोई एनक्लोज्ड स्पेस नहीं है कि आप अंदर जाके बैठ गए उसके, ठीक है। ये भी एक तरीके से बोर्ड करना पड़ता है, उसके ऊपर बैठना पड़ता है। इसी तरह से ऑन अ हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, ठीक है, ये भी ऑन ही यूज होएगा इधर। देन ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, फिर ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। तो ये सब मैंने आपको और एग्जांपल्स देने की कोशिश करी है जो कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे लिए, हम गलत प्रेपोजिशंस जहां यूज करते हैं। पर अब मैंने आपको बताया है कि कहां पर एट होएगा, कहां पर इन होएगा और कहां पर ऑन होएगा। अब इन तीनों प्रेपोजिशंस पर मैं आपके साथ कर रही हूं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एट, इन और ऑन। तो यहां पे कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें उनके ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग एनी ऑफ दीज थ्री प्रेपोजिशंस। फर्स्ट, यू कैन कीप योर थिंग्स डैश दैट चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम अपनी चीजें रख सकते हो कहां पे, जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। अब ड्रॉर्स क्या है स्टूडेंट्स? ड्रॉर्स एक एनक्लोज्ड स्पेस है, राइट। तो एनक्लोज्ड स्पेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम क्या यूज करेंगे, इन। तो इधर हमने लिख दिया इन। नेक्स्ट, योर पेन इज डैश द फ्लोर। फ्लोर, फ्लोर क्या चीज है, एक सरफेस, राइट। तुम्हारा पेन फ्लोर पर है, ये बताना चाह रहे हैं हम इधर। तो सरफेस के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। नेक्स्ट, वी आर डैश द ऑफिस ऑलरेडी। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऑफिस, ऑफिस क्या हुआ, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, राइट। और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा यूज करते हैं एट। वी आर एट द ऑफिस ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई इज योर डॉग लाइंग डैश माई बेड। ये तो बहुत सिंपल है, वही चीज है, बेड के ऊपर क्यों लेटा हुआ है भाई डॉग। तो ये सरफेस की बात हो रही है, बेड यानी सरफेस की बात हो रही है, तो यहां क्या लगेगा, ऑन। नेक्स्ट, व्हाट आर यू हाइडिंग डैश दैट रूम। अब रूम, रूम क्या है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है, तो हम क्या लगाएंगे इधर, इन, राइट। देन वी हैव आई एम हियर डैश योर डोर। अब डोर क्या है, डोर भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक पॉइंट है, तो हम यूज करेंगे एट, आई एम हियर एट योर डोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे हम एट, इन और ऑन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अब यहाँ पे मैं आपको मिक्स्ड प्रेपोजिशन जो प्लेस की है वो करवा रही हूँ। पहला सेंटेंस, द कैट वॉज हाइडिंग डैश द डोर। ऑप्शंस बिहाइंड और अंडर। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है कैट वॉज हाइडिंग, यानी जो कैट है वो छिपी हुई थी कहां पे, क्या वो डोर के नीचे छिपी होगी अंडर द डोर, या डोर के पीछे बिहाइंड द डोर, बताओ, बिहाइंड द डोर, ठीक है, पीछे। नेक्स्ट,
कैन यू सी द प्लेन डैश द पैलेस? ऑप्शंस अबव और ओवर। अब जो प्लेन है स्टूडेंट्स, प्लेन काफी ऊपर उड़ता है, राइट? तो अबव आएगा या ओवर आएगा? अबव होता है जो ऊपर हो, काफी ऊंचाई पर, तो हम यहां लिखेंगे अबव। नेक्स्ट, कैरेट्स ग्रो डैश द ग्राउंड, अबव या अंडर? हमें पता है जो कैरेट्स होती हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अंडर, अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप इज लोकेटेड डैश इंडिया, बिटवीन या नेक्स्ट टू? अब स्टूडेंट्स देखिए, बिटवीन के लिए दो चीजों के बीच में, तो दो चीजों का लिखा होना जरूरी है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे नेक्स्ट टू। देन इफ यू आर कोल्ड लाई डैश द ब्लैंकेट, ऑप्शंस इन या अंडर? अब हम ब्लैंकेट के अंदर नहीं घुसते, इन यानी ब्लैंकेट के अंदर, पर हम ऐसे ब्लैंकेट के अंदर नहीं घुसते, हम ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अंडर, lie under the blanket. Then the sentence is put the tea bag dash the cup, in the cup या between the cup? Obviously in the cup. ठीक है, तो यहां पे ये हमने मिक्स्ड एक्सरसाइज कर ली है prepositions of place की। अब स्टूडेंट्स हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है preposition of time। तो preposition of time क्या होता है? Prepositions which tell us when the action takes place are called preposition of time। तो वो prepositions जो हमें बताती हैं कि एक्शन कब हुआ, कब होगा या कब हुआ था, ये सब चीजें जो बताती हैं prepositions, उनको कहते हैं preposition of time। For example, ऐसी prepositions के क्या क्या examples हैं? Before, after, भाई preposition का मतलब हुआ कि पहले हुआ था, बाद में हुआ था। Since, कब से हुआ है वो एक्शन? Past, for, by, until, around, during, within, at, on, in, ये सभी जो हैं, ये सब हैं preposition of time। अब स्टूडेंट्स इधर आप देख रहे हैं कि ये तीनों prepositions फिर से इधर आ गई हैं, at, on, in। तो ये जो तीनों prepositions हैं, ये preposition of place के लिए भी यूज होती हैं और ये preposition of time के लिए भी यूज होती हैं। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इनको यूज करना पड़ता है कि सेंटेंस में प्लेस की बात हो रही है या टाइम की बात हो रही है। तो इन सभी प्रेपोजिशंस को स्टूडेंट्स अभी हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल्स दिखाती हूं। आई विल कंप्लीट दिस लेसन बाय इवनिंग। तो यहाँ पे जो बाय है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, वो बता रही है कि भाई मैं ये लेसन कंप्लीट करूंगी इवनिंग तक, बाय इवनिंग यानी इवनिंग तक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल बी इन मुंबई ड्यूरिंग वीकेंड। अब ड्यूरिंग जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, वो बता रही है कि भाई वो मुंबई में, मैं मुंबई में होंगी वीकेंड के दौरान। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इन द सेम वे, द एम्बुलेंस इज कमिंग विद इन 5 मिनट्स। विद इन क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो बता रहा है कि एम्बुलेंस 5 मिनट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यही 3 प्रेपोजिशन सीखेंगे, एट, इन और ऑन, क्योंकि यही हम लोगों को कंफ्यूज करती है। सो इन जनरल वी यूज एट फॉर अ प्रिसाइज टाइम। तो एट हम जब यूज करते हैं जब हम किसी प्रिसाइज टाइम, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि 5:30 AM, 5:40 PM, जब ऐसे स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है वहां हम यूज करते हैं एट। इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। अब अगर कोई स्पेसिफिक मंथ्स गिवन है, जनवरी, फरवरी, ऐसे कोई मंथ्स गिवन है जब हम इन यूज करेंगे। इसी तरह से ईयर्स के लिए भी, सेंचुरीज के लिए भी, और कोई लॉन्ग पीरियड अगर गिवन है, लॉन्ग ड्यूरेशन गिवन है, जब भी हम इन यूज करते हैं। फिर है ऑन। ऑन यूज होता है डेज और डेट्स के लिए। डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे डेज गिवन हो या कोई स्पेसिफिक डेट गिवन हो, जब भी हम ऑन यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज 3 prepositions ऑफ टाइम। अब जैसे मैंने एट आपको बताया है कि हम प्रिसाइज टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एट
3 o'clock, at 10:30 AM, at noon, at dinner time, at bed time, ये सभी प्रिसाइज टाइम ही है. At sunrise, at sunset या at the moment. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ये at के, जहां पे हमें at यूज करना है. अब इनका देखते हैं. इन मैंने आपको बताया कि मंथ्स के लिए, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन मे जो मंथ का नाम है मे, इन समर और इन द समर, कोई स्पेसिफिक समर की जब हम बात कर रहे हैं. इन 1990 या इन द 1990s. इसी तरह से इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट और फ्यूचर, इन सभी जगहों पे हम यूज करेंगे इन. अब बात करते हैं ऑन की. ऑन मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं स्पेसिफिक डेज और डेट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑन संडे, ऑन ट्यूजडेज, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. तो ये जो सभी हैं ये सभी स्पेसिफिक डेज या स्पेसिफिक डेट्स हैं, इसलिए हम यहां यूज कर रहे हैं ऑन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स बाकी जो प्रेपोजिशंस हैं टाइम की उन्हें समझ लेते हैं. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग को हिंदी में कहते हैं दौरान. तो ड्यूरिंग कहाँ यूज होता है? It is used when something happens within the time something else is happening. तो ये during यानी दौरान हम जब यूज करते हैं जब उस टाइम पर कुछ और भी हो रहा है. For example, we stayed at a hotel during the conference. यानी कि हम कॉन्फ्रेंस के दौरान हम होटल में थे. राइट? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने इसका ये मैं आपको हिंदी मीनिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन प्रेपोजिशंस को अगर हम हिंदी में समझ लेते हैं ना, इनका हिंदी मीनिंग, तो हमें यूज करना और आसान हो जाता है उसको. तो वी स्टेड एट अ होटल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. अब अनदर एग्जांपल इज आई विल बी इन मुंबई ड्यूरिंग वीकेंड, यानी मैं मुंबई में होऊंगा वीकेंड के दौरान. ठीक है, तो ये मीनिंग होता है ड्यूरिंग का. अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अनटिल या टिल. इसको हिंदी में हम कहते हैं तक या जब तक. तो ये इसका मतलब होता है अप टू अ सर्टेन टाइम. जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बात करनी है तो कि उस टाइम तक, जब हम ये यूज करते हैं अनटिल या टिल. फॉर एग्जाम्पल वी विल वेट टिल या अनटिल 6:30 फॉर यू, यानी हम तुम्हारी 6:30 बजे तक वेट करेंगे. ठीक है, तो 6:30 बजे तक यानी 6:30 बजे तक हम तुम्हारी वेट करेंगे. तो इसलिए हमने यहां लगाया अनटिल या टिल. कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है फॉर, जिसको हिंदी में कहते हैं के लिए. तो फॉर हम यूज करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. जो पीरियड ऑफ टाइम है भाई 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उस टाइम के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो, यानी मैं सोने जा रहा हूं 2 घंटे के लिए या उससे ज्यादा थोड़ा सा, तो 2 घंटे के लिए. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हम यूज करेंगे फॉर. नेक्स्ट है सिंस, जिसे हिंदी में कहेंगे से. तो ये सिंस ये रेफर करती है टू अ पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग बिगैन. तो ये उस टाइम को रेफर करती है जब कोई चीज स्टार्ट हुई थी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप कई बार आप रेस्टोरेंट्स में या किसी स्वीट की शॉप पे आपने शायद नीचे उनके नाम के नीचे देखा होगा सिंस 1980s, सिंस 1990s. तो वो क्या बताता है? वो बताते हैं कि भाई जब से हमारी शॉप है, जब शुरू हुई थी और अभी तक है वो. तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल है द रेस्टोरेंट हैज बीन हियर सिंस द 1970s, कि ये रेस्टोरेंट 1970s से है यहाँ. ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम सिंस यूज करते हैं. नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है फ्रॉम टू, जिसे हिंदी में कहेंगे कब से कब तक. वी यूज दिस प्रेपोजिशन टू शो व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड फिनिशेस. तो ये प्रेपोजिशन फ्रॉम और टू वाली हम यूज करते हैं जब हमें दिखाना है कि कोई चीज कब स्टार्ट हो रही है और कब फिनिश हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हर वेकेशंस विल बी फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, यानी उसकी छुट्टियां
मंडे से थर्सडे तक होंगी। तो मैंने यहाँ क्या शो करा है कि भाई वेकेशंस कब स्टार्ट हो रही हैं, मंडे से स्टार्ट हो रही हैं और थर्सडे तक हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हम यूज करेंगे फ्रॉम टू। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है अगो, जिसे हिंदी में कहते हैं पहले। वी यूज अगो टू रेफर टू हाउ फार बैक इन टाइम समथिंग हैपेंड। तो अगो यानी पहले यूज होता है टाइम में पीछे जाने के लिए, ये बताने के लिए कि कितने पहले कोई चीज हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द होटल ओवर एन आवर अगो, यानी वो होटल से 1 घंटे पहले निकली। ठीक है, अगो पहले। इसी तरह से आई वर्कड इन दिस ऑफिस 10 years ago, यानी मैंने इस ऑफिस में 10 साल पहले काम किया था। तो देखिए, एगो हमने आवर्स के लिए भी यूज कर लिया है, ईयर्स के लिए भी यूज करा है, और नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसे यूज कर रहे हैं सेंचुरीज के लिए भी। किंग्स यूज्ड टू रूल हियर सेंचुरीज अगो, यानी राजा यहाँ पे रूल करा करते थे सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज पहले। तो अगो हमने यूज करा आवर्स के लिए भी, ईयर्स के लिए भी, सेंचुरीज के लिए भी। टाइम में पीछे जाने के लिए यूज होता है एगो। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर, जिसे हिंदी में कहते हैं पहले। वी यूज बिफोर टू रेफर टू एनी टाइम प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो स्टूडेंट्स, बिफोर हम यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम है और उससे पहले हमने कुछ कर लिया है। जैसे कि शी इज ऑलवेज अप बिफोर डॉन, यानी वो डॉन से पहले उठती है हमेशा। डॉन यानी जो अर्ली मॉर्निंग, जिसको हिंदी में भोर भी कहते हैं। देन वी लेफ्ट फॉर द ट्रिप बिफोर सनसेट, हम ट्रिप के लिए सनसेट से पहले निकल गए। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस में एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है। पहले वाले सेंटेंस में डॉन गिवन था, उससे पहले हमने कुछ काम कर लिया। सेकेंड सेंटेंस में सनसेट गिवन है, उससे पहले हमने कुछ काम कर लिया। तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, बिफोर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय, जिसको हिंदी में कहते हैं तक। वी यूज बाय व्हेन वी वांट टू से नॉट लेटर देन। तो बाय हम यूज करते हैं जब हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चीज नहीं होगी, जब तक हो जाएगी ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, he had promised to be back by 5 o'clock। इसका मतलब है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 5 o'clock तक वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 5 o'clock के बाद नहीं होएगा, उससे पहले वो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं के बाद। वी यूज आफ्टर व्हेन वी वांट टू से लेटर इन टाइम देन। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर हम यूज करते हैं जब हमें बताना है कि कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ और हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। अब देखिए इधर क्या हुआ है, इधर मेडिसिन ली है, उसके बाद मेरे को रिलैक्स फील हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज हुई, उसके बाद कुछ दूसरा हुआ। तो ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं आफ्टर। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशंस हैं टू और पास्ट। तो ये जो दोनों प्रीपोजिशंस हैं स्टूडेंट्स, ये हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। इंग्लिश में जब हम टाइम बताते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं, जैसे कि इट इज 1:45। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी है टू, TO। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि टाइम क्या हो रहा है, 1:45, यानी 2 बजने में 15 मिनट हैं अब। तो ये जो टू है हमने यूज करा है टाइम बताने के लिए। इसी तरह से पास्ट भी हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। इट इज 5:08, यानी टाइम हुआ है 8:05, जिसे हिंदी में कहते हैं 8:05। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू और पास्ट हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है विद इन, जिसको हिंदी में कहते हैं भीतर। इट रेफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग मे अकर। तो विद इन ये उस टाइम को, एक स्पैन जो एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है, उसके भीतर, उसके अंदर ही अंदर कुछ हुआ है, जब यूज करते हैं हम विद इन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days, यानी
कि तुम्हें 7 दिनों के अंदर इसका रिप्लाई मिलना चाहिए। तो हमने एक स्पैन ऑफ टाइम गिवन है 7 दिन, उसके अंदर रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको समझाई है इधर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ऑन, एट, इन, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग और अंटिल। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, हमें उनको कंप्लीट करना है इन प्रेपोजिशंस की हेल्प से। पहला सेंटेंस, लेट्स वेट डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। देखिए इसको हिंदी में समझते हैं, क्या कहता है ये, हम वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुकती। ठीक है, यही सेंटेंस बनेगा ये लॉजिकली। तो जब तक की इंग्लिश क्या बताई थी, अंटिल, तो अंटिल लिख देंगे हम इधर। नेक्स्ट, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश 10 years। इसका मतलब है कि वो फुटबॉल खेल रहा है 10 साल से यानी क्या बताया था, सिंस। ठीक है, सिंस लिख देंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ देम डैश 5:30 PM। मैंने उन्हें देखा था 5:30 PM पर। ठीक है, अब एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एट। आई हैव बीन इन पेरिस डैश अ वीक। इसका मतलब है कि मैं पेरिस में थी 1 हफ्ते के लिए यानी क्या होगा के लिए का, फॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके जब हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ना तो हमें समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नियरली फेल asleep डैश द मीटिंग। यानी वो कहता है कि ऑलमोस्ट मेरे को नींद आ चुकी थी मीटिंग के दौरान। दौरान के लिए क्या यूज होता है, ड्यूरिंग। दे हैव वर्कड इन द किचन डैश एन आवर। तो इसका मतलब हुआ कि वो किचन में काम कर चुके हैं 1 घंटे के लिए। के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज करनी है, सेंटेंसेस को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। Prepositions which show movement are called preposition of movement। तो जो prepositions movement दिखाती हैं, movement को show करती हैं, उन prepositions को कहते हैं preposition of movement। ऐसी कौन सी prepositions हैं, to, through, across, towards, around, under, over, onto, into। ये सभी मूवमेंट या डायरेक्शन शो करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से इसको समझते हैं। आई एम गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक। तो यहां पे प्रेपोजिशन है टू। ये क्या बता रही है, ये कह रही है कि मैं जर्मनी जा रही हूं नेक्स्ट वीक। तो ये जर्मनी जाने की मूवमेंट को शो कर रही है प्रेपोजिशन टू। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। देखिए अब ये यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है थ्रू। ये क्या डिपिक्ट कर रही है, ये बता रही है कि ट्रेन टनल के अंदर से गुजरी। ठीक है, तो ये एक तरह की मूवमेंट बता रही है कि ट्रेन टनल के अंदर से गुजरी। द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे प्रेपोजिशन है अक्रॉस, और ये क्या बता रही है, एक तरीके से ये बता रही है मूवमेंट कि भाई डॉग ने तैरकर नदी क्रॉस कर ली, नदी के पार चला गया। ठीक है, तो ये सारी प्रेपोजिशंस कौन सी हैं, ये हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, या हमें इनको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जितनी भी प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है, आइए मैं इनको आपको फिर से एक बॉक्स और बॉल की हेल्प से समझा देती हूँ। पहली प्रेपोजिशन है इनटू। अब मैं कहूं अगर आई थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने बॉल को बॉक्स के अंदर फेंका। तो ये जो मूवमेंट है, बॉल जब बॉक्स के अंदर जा रही है, उस मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनटू। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है आउट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो मूवमेंट है, ये है बॉल को बाहर लाने वाली मूवमेंट। जब बॉल बाहर आ रही है, उस मूवमेंट को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है टूवर्ड, टूवर्ड द बॉक्स। स्टूडेंट्स
टूवर्ड या टूवर्ड्स हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, बस स्पेलिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो टूवर्ड्स द बॉक्स मतलब कि बॉक्स के तरफ, मैंने बॉल फेंकी और वो बॉक्स की तरफ आई, तो जब मैं यूज कर रही हूं टूवर्ड्स द बॉक्स या टूवर्ड द बॉक्स। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स से जब दूर जा रही है बॉल, उस मूवमेंट के लिए हम यूज करेंगे अवे फ्रॉम द बॉक्स, अवे। नेक्स्ट है पास्ट द बॉक्स, यानी मैंने जब बॉल फेंकी तो वो बॉक्स के पास से गुजरकर चली गई। ठीक है, उसने बॉक्स को क्रॉस कर दिया, तो इसके लिए हमने यूज करा पास्ट। नेक्स्ट है ओवर द बॉक्स, तो ओवर प्रेपोजिशन है इधर, इसका मीनिंग है कि मैंने जब बॉल फेंकी तो वो बॉक्स के ऊपर से गुजर गई, ओवर द बॉक्स। नेक्स्ट है ऑन टू द बॉक्स, तो ऑन टू प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग है कि मैंने बॉल फेंकी और बॉल बॉक्स के ऊपर जाके बैठ। ठीक है, ऑन टू यानी बॉक्स के ऊपर जाके बैठ गई वो। नेक्स्ट है ऑफ द बॉक्स, अब जब बॉल ऊपर से नीचे गिरी तो उसको कहेंगे ऑफ द बॉक्स। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है अराउंड, अराउंड द बॉक्स, इसका मतलब हुआ कि बॉल जो है वो बॉक्स के चारों तरफ घूम रही है, अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे आ गई है। ठीक है, अंडर यानी उसके नीचे। नेक्स्ट है अप, प्रेपोजिशन है अप, अप यानी ऊपर। अब मैं अगर कहूं अप द स्टेयर्स यानी स्टेयर से ऊपर की तरफ जाती हूं। इसी तरह से है प्रेपोजिशन डाउन, डाउन यानी नीचे, अगर मैं कहूं डाउन द स्टेयर्स यानी स्टेयर से नीचे आती हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी मैंने आपको समझाई है इधर प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज अक्रॉस। Across is used to indicate the movement from one side to the other side of a place. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी जगह को क्रॉस करते हैं, जैसे कि हम सड़क क्रॉस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सड़क की एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं, तो इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्रॉस। जैसे कि हम कहेंगे he walked across the street, उसने स्ट्रीट को क्रॉस किया, यानी कि वो स्ट्रीट पे देखिए यहां से इस तरफ से वो उस तरफ गया स्ट्रीट पे, तो इस मूवमेंट को कहेंगे हम अक्रॉस। अनदर एग्जाम्पल कैन बी आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द फॉर्म, अगर मेरे को एक फॉर्म मैंने गलत भर दिया है, अब मैं उसको काटना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसी लाइन फॉर्म पर डाल देती हूँ, तो यानी कि एक तरफ से, फॉर्म की एक तरफ से दूसरी तरफ पर जो मैंने लाइन डाली उसको मैं कहूंगी अक्रॉस द फॉर्म। ओके, सो ये जो प्रेपोजिशन है फ्रेंड्स, ये काफी यूज होती है, अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द रिवर, ऐसे करके इस प्रेपोजिशन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है फ्रेंड्स थ्रू। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है थ्रू और अक्रॉस में, तो आइए आज इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देती हूँ। When we talk about movement from one side to another, but in something such as long grass or a forest, we use through instead of across. देखिए, जो थ्रू है वो भी मूवमेंट ही डिपिक्ट कर रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, बट जब हम किसी चीज में से होकर गुजरते हैं, जब हम थ्रू यूज करते हैं। अब ये जो चीज है ना फ्रेंड्स, ये जैसे कि ये एक एनक्लोज्ड जगह है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग ग्रास, तो हम कहेंगे आई वॉक्ड थ्रू लॉन्ग ग्रास, मैं ये नहीं कहूंगी आई वॉक्ड अक्रॉस लॉन्ग ग्रास, नहीं, वो रॉन्ग होगा। इसी तरह से जंगल में से होकर अगर हम गुजर रहे हैं, वी विल से वी वॉक्ड थ्रू फॉरेस्ट, हम इसमें अक्रॉस फॉरेस्ट नहीं यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है कि थ्रू हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज से गुजरकर एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक साइड से दूसरी तरफ जाते हैं, और वो जो चीज होती है फ्रेंड्स वो एनक्लोज्ड होती है। बट अक्रॉस में क्या होता है कि अक्रॉस में जब हम एक चीज से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर वो जो चीज है वो एनक्लोज नहीं है, वो ओपन है। जैसे कि रिवर की हमने बात करी है, ब्रिज की बात करी है, या सड़क की बात करी, तो वो खुली जगह है, वो एनक्लोज नहीं है, तो वहां पर हम अक्रॉस यूज करते हैं। और थ्रू हम यूज करेंगे जैसे कि लॉन्ग ग्रास है, फॉरेस्ट है, टनल है, राइट।
अब यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा समझाना चाहूंगी। थ्रू का मतलब ये एक बॉक्स है, तो ये जो बॉल गुजर रही है ये बॉक्स के अंदर से होकर गुजर रही है। ये बॉक्स एक एनक्लोज स्पेस है, तो जब बॉल इसके अंदर से होकर गुजर रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज पासिंग थ्रू द बॉक्स। ही वॉक्ड थ्रू द डोर, शी वॉक्ड थ्रू द क्राउड। तो देखा फ्रेंड्स, डोर, क्राउड, ये सब क्या है, ये एनक्लोज जगह है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स थ्रू में और अक्रॉस में। Now next is along. Along is used to indicate the movement along a path. अब अगर कोई पाथ है और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये ब्लू कलर का एक पाथ है और मैं इसके इस पाथ के साथ साथ चल रही हूं, तो ये मूवमेंट कहलाएगी along a path। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अलॉन्ग द बीच। बीच है, अब बीच के साथ में कोई सड़क है तो मैं उसके साथ साथ जा रही हूं, तो मैं कहूंगी कि आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। इसी तरह आई वॉक्ड स्लोली अलॉन्ग द रोड। रोड थी, उसके साथ कोई एक सर्विस लेन है, कुछ है, तो मैं उस सर्विस लेन में जा रही हूं, मैं रोड के साथ साथ चल रही हूं। आई विल से आई वॉक स्लोली अलॉन्ग द रोड। ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स अक्रॉस और अलोंग में। अक्रॉस में हम किसी चीज को क्रॉस करते हैं, हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, जबकि अलोंग में हम उसके साथ साथ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इन प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट के ऊपर। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी प्रेपोजिशन इधर आए। पहला सेंटेंस, वी टुक अ बोट डैश द रिवर। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमें गिवन है अक्रॉस या टूवर्ड्स। तो सबसे पहले इसको समझिए क्या लिखा है कि हमने बोट ली रिवर पर, क्या, रिवर की तरफ जाने के लिए, टूवर्ड्स यानी रिवर की तरफ जाने के लिए, या अक्रॉस यानी रिवर को पार करने के लिए। क्या आएगा इधर, अक्रॉस, राइट। अक्रॉस लिख लेते हैं इधर। नेक्स्ट, ही गोज डैश थिएटर एवरी नाइट। ऑप्शंस अराउंड और टू। अब इसका मतलब है कि वो रोज थिएटर, रोज रात को वो थिएटर जाता है। तो क्या आएगा, टू, राइट। टू आएगा इधर, अराउंड तो हो नहीं सकता, कोई थिएटर के चारों तरफ चक्कर लगाने तो जाता नहीं है वो। ही गोज टू थिएटर एवरी नाइट। नेक्स्ट, शी जम्प डैश द स्विमिंग पूल। ऑप्शंस इनटू और अराउंड। तो यानी उसने स्विमिंग पूल में जंप करी, स्विमिंग पूल के अराउंड को ही करी जंप, स्विमिंग पूल के अंदर जंप करी। तो ये मूवमेंट है, तो हम यूज करेंगे इनटू। वॉक डैश द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। ऑप्शंस आउट या डाउन। अब देखो आउट तो आ नहीं सकता इधर, वॉक आउट द स्ट्रीट, स्ट्रीट तो पहले ही बाहर है, अब और कितनी आउट होएगी वो, तो आएगा वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट, वी ड्रोव डैश द टनल। तो ऑप्शंस इधर है ओवर और अलोंग। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर ओवर लिख दूं, आई लव टू वॉक ओवर द सी। ओवर द सी मतलब सी के ऊपर से वॉक करना अच्छा लगता है, वो तो गलत हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, अलोंग द सी। आई लव टू वॉक अलोंग द सी। अब हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ रिलेशन। तो पहली प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन है अबाउट। वी यूज अबाउट व्हेन वी वांट टू से समथिंग कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, ये जो अबाउट है ये काफी सिंपल प्रेपोजिशन है। इसे हम यूज करते हैं जब हमें किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ कहना है। जैसे कि आई एम वरिड अबाउट माई मदर्स हेल्थ। मैं अपनी मदर की हेल्थ के बारे में चिंतित हूं। तो मदर की हेल्थ के बारे में चिंतित है, तो इसके लिए हम कहेंगे अबाउट माई मदर्स हेल्थ। इसी तरह से, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो देखिए, किसी चीज के बारे में जब हमें बात करनी है तो हम यूज करते हैं अबाउट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फॉर। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टाइम में पढ़ाया था, जब हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ी थी, तो वो यूसेज तो आपको समझ आई गई होगी। अब बाकी यूज हम कब करते हैं फॉर का, इन केस ऑफ सपोर्ट और एक्सचेंज।
जब हम किसी के सपोर्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम फॉर यूज करते हैं। जैसे कि आई ऑलवेज चीयर फॉर कोहली वेदर ही इज इन फॉर्म और नॉट। तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि भाई हम कोहली को हमेशा चीयर करती हूँ मैं, चाहे वो फॉर्म में है या नहीं, तो मैं कोहली को सपोर्ट कर रही हूँ इधर, तो यहाँ पर मैं फॉर यूज करूंगी। इसी तरह जब हम किसी एक्सचेंज की बात करते हैं, जैसे कि जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये चीज इतने में खरीदी या इतने में बेची, तो वहां पर भी हम फॉर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मर्चेंट सोल्ड द कारपेट फॉर $50। अब यहाँ पे देखिए हमें बताया जा रहा है कि भाई मर्चेंट ने वो कारपेट $50 में बेचा, तो एक ये यहाँ पर हमें एक्सचेंज के बारे में बताया जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये फॉर $50 हमने लिखा है क्योंकि हमें इधर एग्जैक्ट अमाउंट पता है, बट अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तो हम फॉर नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे एट। जैसे कि अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, हमें पता है कि भाई उसने काफी कम दामों में बेचा है वो कारपेट, तो हम लिखेंगे एट अ वेरी लो प्राइस। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशंस आर विद और बाय। तो फ्रेंड्स हम विद और बाय सीखेंगे और मैं इनके बीच का आपको डिफरेंस भी समझाऊंगी। विद इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट वाज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। तो विद हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो किस चीज के द्वारा परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई ओपन द बॉटल विद अ नाइफ। तो यहाँ पर जो बॉटल को ओपन करने का एक्शन हुआ है वो हुआ है नाइफ को यूज करके, तो हम करेंगे विद अ नाइफ। इसी तरह से आई विल टाई इट विद सम टेप। अब यहाँ पर टाई करने का एक्शन हो रहा है और वो क्या यूज करके होगा, टेप यूज करके, तो हम बोलेंगे विद सम टेप। ठीक है, ये है विद। अब बात करते हैं बाय की। बाय इज यूज टू इंडिकेट हु परफॉर्म्ड एन एक्शन। बाय हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि जो एक्शन हो रहा है वो किसने किया है। फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो इज मेड बाय लर्निंग नोटबुक। तो ये जो वीडियो बनाने का ये एक्शन हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये लर्निंग नोटबुक कर रहा है। सो वी विल से बाय लर्निंग नोटबुक। ही वॉज स्टैब्ड बाय हिज एनिमी विद अ डैगर। अब यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, स्टैब करने का। अब वो स्टैब करने का एक्शन कौन कर रहा है, उसका एनिमी कर रहा है, तो हम बोलेंगे बाय हिज एनिमी। अब वो एनिमी उस स्टैबिंग का एक्शन किस चीज से कर रहा है, डैगर से कर रहा है, तो हम बोलेंगे विद अ डैगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस होता है विद और बाय में। नेक्स्ट preposition is of. We use of to indicate parts or groups of something. तो फ्रेंड्स अगर हमें किसी चीज के पार्ट्स के बारे में बात करनी है या उसके ग्रुप्स के बारे में बात करनी है तो जब हम of यूज करते हैं, जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमें इंडिया के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, दिल्ली के बारे में, तो हम यूज कर रहे हैं of। इसी तरह से ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, यहाँ पे भी हम एक इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके 70% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स हो सकते हैं फ्रेंड्स जैसे कि अ मेंबर ऑफ द टीम या द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पर भी हम टीम के पार्ट के बारे में, एक मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, माउंटेन के एक पार्ट के बारे में, उसकी टॉप के बारे में बात कर रहे हैं। या यूजुअली हम कहते हैं ना आई विल हैव 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, आई विल हैव अ स्लाइस ऑफ केक, ऐसे भी बात करते हैं हम, है ना। तो यानी कि जब हमें किसी चीज के पार्ट के बारे में बात करनी है तो हम ऑफ यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट prepositions आर besides एंड beside। फ्रेंड्स ये सुनने में एक जैसी लगती हैं बट ये दोनों prepositions बिल्कुल अलग है, इनका मीनिंग भी अलग है और इनकी यूसेज भी अलग है। आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। Besides means in addition to, other than और except। देखिए जब हमें बोलना होता है इसके अलावा मैंने ये किया, इसके अलावा मुझे ये आता है, तो ये जो इसके अलावा है उसे इंग्लिश में हम besides कहते हैं। जैसे कि besides the guitar he also plays the piano, यानी कि गिटार के अलावा उसको पियानो भी बजाना आता है। Everyone went to party besides अरुण, कि अरुण के अलावा और सब पार्टी में गए। तो याद रखिए कि जब हमें ये चीज बतानी होती है हिंदी में, हम जिसको इसके अलावा कहते हैं, वहां पर आपको besides यूज करना है इंग्लिश में। अब beside क्या होता है, beside मीन्स नेक्स्ट टू, यानी कि उसके बगल में।
बिसाइड का मीनिंग होता है कि उसके साथ में, उसके बगल में कौन है, जैसे कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, यानी कि वो अपनी मदर के बगल में बैठा था। ठीक है। I keep a fire extinguisher right beside the oven in case of emergencies, कि मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर अवन के साथ में रखती हूँ जिससे कि इमरजेंसी में उसका यूज हो पाए। तो देखिए ये फर्क है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का मतलब हो गया उसके बगल में, और बिसाइड्स का मतलब हुआ इसके अलावा। अब फ्रेंड्स आइए, हमने ये जितने भी प्रेपोजिशन सीखे हैं इनको हम रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। क्वेश्चन 1 इज इट इज 4:30 इन या बाय माय वॉच। तो यहाँ पे सेंटेंस में हमें दो ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट प्रेपोजिशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन गिवन है इन या बाय। अब देखिए यहाँ पे होगा बाय माय वॉच। इट इज 4:30 बाय माय वॉच। इधर इन क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि हमने सीखा था कि इन होता है यूज सेंचुरीज, मंथ्स, ईयर्स, इनके साथ यूज होता है। और जबकि हमें बताना है कि भाई उसकी वॉच में अभी कितना टाइम हुआ है, तो हम ये यूज करेंगे बाय। नेक्स्ट, आवर एग्जामिनेशन इज बिगनिंग एट या ऑन मंडे। अब देखिए इधर मंडे एक स्पेसिफिक डे गिवन है हमें। स्पेसिफिक डेज के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑन। तो यहां हम लिखेंगे ऑन मंडे। इज समवन कमिंग ऑन या टू डिनर? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कोई डिनर के ऊपर बैठने तो आ नहीं रहा। ऑन यानी जब हम बेसिकली सरफेस को टच होने वाली चीज की बात करते हैं, तो कोई डिनर पर बैठने तो आ नहीं रहा, डिनर के लिए आ रहा है, तो हम यूज करेंगे टू। इज समवन कमिंग टू डिनर। तो इसमें स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा टू। ये तो बहुत इजी है, इज समवन कमिंग टू डिनर। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन या एट फुल स्पीड। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, स्पीड के साथ हम एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे हमेशा। तो इधर आएगा एट, द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज ऑन या ओवर द रिवर। अब देखिए ऑन हमने क्या सीखा था कि जब वो सरफेस को टच करता है, जब हम ऑन यूज करते हैं, तो जो ब्रिज है वो रिवर को टच नहीं करेगा। ठीक है, वो रिवर के ऊपर या ओवर, उसके ऊपर से बनता है। ठीक है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओपन योर बुक एट या ऑन पेज 12। अब इधर क्या आएगा? इधर एक स्पेसिफिक पेज नंबर गिवन है, पेज 12, तो हम क्या यूज करेंगे? एट। ओपन योर बुक एट पेज 12। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज सफरिंग फ्रॉम या विद फीवर। अब विद का मतलब होता है के साथ। क्या वो फीवर के साथ सफर कर रही थी, या फ्रॉम जिसे हिंदी में कहते हैं से, यानी फीवर से सफर कर रही थी, है ना? ये सही है, फीवर से, तो हम इधर लगाएंगे फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज बी काइंड ऑन एनिमल्स या टू एनिमल्स? टू एनिमल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस सिट इन या अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है। जब भी हमें शेड गिवन होगा, शेड ऑफ अ ट्री, तो उसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं इन। याद रखिए इसको, लेट अस सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री। पर अगर मेरे को यहाँ पे शेड गिवन नहीं है, मेरे को सिर्फ ट्री गिवन है, लेट अस सिट डैश द ट्री, तो जब मैं यूज करूंगी अंडर द ट्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। देन द सेज लिव्ड इन या इनटू अ केव नियर माउंटेन्स। अब देखिए केव क्या है? केव एक एनक्लोज्ड स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। इनटू नहीं आएगा, कोई इधर मूवमेंट शो नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ रहने की बात हो रही है। ठीक है, तो इन यूज करेंगे। एक और ऐसे ही मिक्स्ड प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन। फर्स्ट, आई शैल वेट फॉर यू डैश द स्कूल गेट, एट, ऑन या इन। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि वो वेट करेगा कहां पे? स्कूल गेट, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? एट। ठीक है, वेयर डिड यू बाय दिस क्यूट बेल्ट डैश, फ्रॉम, अलोंग
या टू। क्वेश्चन है कि तुमने ये क्यूट बेल्ट कहां से खरीदी, कहां से आया है, यानी फ्रॉम। द बॉल रोल्ड डैश अ होल, इनटू, ऑनटू या एट। तो अब बॉल रोल करके कहां गई, होल में, होल के अंदर जाएगी वो, ठीक है, तो हम इनटू लिखेंगे। ऑनटू तो हो ही नहीं सकता, ऑनटू यानी ऊपर, होल के ऊपर कोई जाएगी बॉल। नेक्स्ट, while walking dash the track I saw a boulder. ऑप्शंस along या above। अब इधर देखिए, ट्रैक पे वॉक करने की बात हो रही है, ऑप्शंस है along या above। अब above तो हो गया कि ट्रैक के ऊपर, मतलब उड़ते हुए, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें इधर क्या लिखेंगे, along। नेक्स्ट, a car hit the dog while it was walking dash the road। ठीक है, तो इधर अक्रॉस द रोड आएगा या इन द रोड आएगा, अक्रॉस द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था, उसके पार जा रहा था। नेक्स्ट, माई फादर अकम्पनीड मी डैश द पूल, टू या एट। अब यहाँ पे फादर, बच्चा कह रहा है कि मेरे फादर मेरे साथ, उन्होंने मुझे अकम्पनी किया पूल तक, ठीक है, पूल तक वो मेरे साथ गए, तो इधर क्या आएगा, टू। My father accompanied me to the pool. Next sentence. The picture is hanging dash the wall dash the window and the door. Options on, between या at. अब स्टूडेंट्स देखिए, पिक्चर जो है वो हैंग कर रही है कहां पर, वॉल पर। वॉल क्या है, एक सरफेस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन, ऑन द वॉल है। अब आगे हमें क्या गिवन है, विंडो और डोर, दो चीज गिवन है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बिटवीन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल बिटवीन द विंडो एंड द डोर। नेक्स्ट, दिस कवर डिजाइन वॉज स्पेशली मेड डैश हिम डैश आवर स्कूल। अब एक कवर डिजाइन की बात हो रही है कि वो स्पेशली बनाया गया था, ठीक है, तो बनाया है यानी बाय हिम, और किसके लिए उसने बनाया है, स्कूल के लिए, तो क्या आएगा, फॉर, बाय हिम फॉर आवर स्कूल। नेक्स्ट, समवन हैज पेस्टेड अ नोटिस डैश द वॉल। अभी मैंने आपको बताया वॉल क्या है, एक सरफेस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज बनानास डैश द चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ दो बच्चों की बात नहीं हो रही, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को बिटवीन भी गिवन है, अमंग भी गिवन है। बिटवीन होता है सिर्फ दो चीजों के लिए, दो लोगों के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अमंग। डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज बनानास अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको काफी सारे इधर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। आई एम श्योर इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेपोजिशंस की।